एमकॉम फाइनल एबीएसटी के विद्यार्थियों का एक बार पुनः डायरेक्ट टैक्स की क्लास में स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, कंपनी करदाता द्वारा किए गए व्यवसाय और पैसे के लाभों की गणना करने के लिए हम स्पष्टतया स्वीकृत व्यय टॉपिक जो है वो ले रहे हैं, चल रहा है हमारा। इसी के तहत धारा 35 सीसीए यानी ग्रामीण विकास कार्यक्रम संचालित करने वाले संघ अथवा संस्थाओं को किए गए भुगतान के संबंध में जो कटौती प्रदान की जाती है कि ये कटौती यदि कोई करदाता गत वर्ष में निम्न संस्थाओं को किसी राशि के संबंध में भुगतान के रूप में कोई व्यय करता है तो उसको गत वर्ष में किए गए ऐसे व्यय के संबंध में संपूर्ण राशि की कटौती प्रदान की जाएगी। इसमें पहला पॉइंट है कि किसी ऐसे संघ या संस्था को भुगतान जिसका उद्देश्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम चलाना हो और यह कार्यक्रम निर्धारित सत्ता द्वारा 1 मार्च 1983 से पूर्व अनुमोदित और प्रारंभ होना चाहिए और वह राशि इस कार्यक्रम में व्यय की जानी चाहिए। किसी ऐसे संघ या संस्था को किया गया भुगतान जिसका उद्देश्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम को चलाने के लिए व्यक्तियों को प्रशिक्षण देना हो, या तीसरा पॉइंट है कि केंद्र सरकार द्वारा स्थापित एवं अधिसूचित किसी ग्रामीण विकास कोष को किया गया भुगतान, केंद्र सरकार द्वारा स्थापित एवं अधिसूचित राष्ट्रीय शहरी गरीबी उन्मूलन कोष को किया गया भुगतान, तो ये इस प्रकार के अगर भुगतान किए जाते हैं तो उनकी संपूर्ण व्यय संपूर्ण राशि की कटौती करदाता को प्रदान की जाएगी। इस धारा की छूट उन संस्थाओं को किए गए भुगतान के संबंध में ही दी जाएगी जिनको निर्धारित सत्ता ने इस आशय के लिए अनुमोदित कर दिया गया हो और यह अनुमोदन एक बार में 3 वर्ष से अधिक के लिए नहीं किया जाएगा। इसमें कुछ स्पष्टीकरण भी हैं कि ग्रामीण विकास कार्यक्रम से अभिप्राय ग्रामीण क्षेत्र की जनता के स्तर को ऊंचा उठाने वाले या उसके सामाजिक आर्थिक कल्याण में वृद्धि करने वाले किसी कार्यक्रम से है। जबकि जैसे कि पहले स्पष्ट किया जा चुका है, इस धारा की कटौती 1 मार्च 1983 से पूर्व किए गए व्ययों के संबंध में दी जाएगी। यदि किसी खर्चे का भुगतान इस तिथि के बाद किया जाता है तो कटौती उस दशा में स्वीकृत कर दी जाएगी यदि उस व्यय संबंधी कार्य उक्त तिथि के पूर्व ही प्रारंभ हो गया हो और कार्यक्रम का अनुमोदन भी 1 मार्च 1983 से पूर्व अनुमोदित होना आवश्यक है। उपधारा 1 में वर्णित ग्रामीण विकास के कार्यक्रम को संचालित करने वाले समुदाय अथवा संस्था को भुगतान की गई किसी भी राशि के संबंध में कटौती की पात्रता रखने वाले करदाता को केवल इस आधार पर कटौती देने से इनकार नहीं किया जाएगा कि करदाता के द्वारा ऐसी राशि के भुगतान किए जाने के बाद ग्रामीण विकास के ऐसे कार्यक्रम को या जैसी भी स्थिति हो समुदाय अथवा संस्था को स्वीकृत किया गया अनुमोदन वापस ले लिया हो। तो धारा 35 सीसी के तहत अगर कोई कंपनी करदाता ग्रामीण विकास कार्यक्रम संचालित करने वाले संघ अथवा संस्थाओं को अगर किसी प्रकार का भुगतान करते हैं और वह निर्धारित शर्तों की पूर्ति करते हैं तो ये छूट उन्हें प्रदान की जाएगी। अगली जो यह है कि अधिसूचित कृषि विस्तार परियोजना पर किए गए एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन नोटिफाइड एग्रीकल्चर एक्सटेंशन प्रोजेक्ट धारा 35 सीसीसी। यदि करदाता अधिसूचित कृषि विस्तार परियोजना पर कोई व्यय करता है तो उस करदाता को ऐसे व्यय के 150% के बराबर भारित कटौती जाएगी, परंतु कर निर्धारण वर्ष 2021-22 से भारित कटौती बंद कर दी जाएगी और केवल वास्तविक व्यय की कटौती दी जाएगी।
और यदि इस किसी व्यय के संबंध में इस धारा के अंतर्गत कटौती स्वीकृत कर दी जाती है तो उस व्यय के संबंध में उसी वर्ष में किसी अन्य वर्ष या अन्य किसी वर्ष में अन्य किसी प्रावधान के अंतर्गत छूट स्वीकृत नहीं की जाएगी। अगला पॉइंट जो है हमारा, अधिसूचित कौशल विकास परियोजना पर कंपनियों द्वारा किया गया व्यय। एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय कंपनीज ऑन द नोटिफाइड स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, धारा 35CC(D). यदि कंपनी करदाता किसी अधिसूचित कौशल विकास परियोजना पर भी कोई व्यय करती है, ऐसा व्यय किसी भूमि भवन की लागत की प्रकृति का व्यय नहीं होना चाहिए, तो उस कंपनी करदाता को ऐसे व्यय के 150% के बराबर भारित कटौती दी जाएगी, परंतु यह भी कर निर्धारण वर्ष 2021-22 से भारित कटौती बंद कर दी जाएगी, केवल वास्तविक व्यय की कटौती ही दी जाएगी। अगला जो पॉइंट है, कुछ प्रारंभिक व्ययों के संबंध में कटौती, धारा 35D। प्रारंभिक व्ययों के संबंध में एक भारतीय कंपनी द्वारा अथवा भारत में निवासी अन्य करदाताओं द्वारा किए गए लिखित प्रकार के व्यय के संबंध में कटौती दी जाती है, जिसमें सभी करदाताओं के लिए है कि संभावनाओं का विवरण तैयार करने पर व्यय, योजना प्रोजेक्ट का विवरण तैयार करने पर व्यय, बाजार संबंधी जांच पड़ताल अथवा करदाता के व्यापार के लिए आवश्यक अन्य किसी भी जांच पड़ताल पर किए गए व्यय, करदाता के व्यापार से संबंधित इंजीनियरिंग सेवाओं पर किए गए व्यय, और दूसरा है कि करदाता के व्यापार को स्थापित करने अथवा उसके संचालन करने के उद्देश्य से करदाता द्वारा अन्य किसी व्यक्ति के साथ किए गए प्रंस विधेयक को लिखवाने, ड्राफ्टिंग के कानूनी व्यय, सीमा नियम अंतर्नियमों को छपवाने के व्यय, कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवाने की फीस, कंपनी के अंशों ऋण पत्रों के निर्गमन के संबंध में अभिगोपन, कमीशन, दलाली, प्रविवरण को तैयार करवाने के व्यय, टाइप करवाने, छपवाने और विज्ञापित करवाने के व्यय, और अन्य व्यय जो निर्धारित कर दिए जाएं। इस कटौती को स्वीकृत किए जाने की आवश्यक शर्तें हैं कि उपरोक्त व्यय करदाता का व्यापार प्रारंभ होने से पूर्व किए गए हों, करदाता का व्यापार प्रारंभ होने के बाद उसके किसी उपक्रम के विकास के लिए अथवा नई इकाई की स्थापना के संबंध में किए गए। अब कटौती योग्य राशि क्या होगी, इसमें भी दो पार्ट हैं कि अगर नया व्यापार प्रारंभ करने पर व्यापार प्रारंभ करने से पूर्व किए गए व्ययों की वास्तविक राशि अथवा व्यापार प्रारंभ होने वाले वर्ष के अंतिम दिन योजना की लागत अर्थात स्थायी संपत्तियों की वास्तविक लागत का 5% जो दोनों में से कम हो वो छूट दी जाएगी। दूसरा पॉइंट, यदि व्यापार प्रारंभ होने के बाद किसी उपक्रम के विकास पर या नई इकाई की स्थापना पर, तो वास्तविक व्यय अथवा योजना की लागत अर्थात उस वर्ष के अंतिम दिन अतिरिक्त स्थायी संपत्तियों की वास्तविक लागत जो इस आशय के लिए प्राप्त की गई हो का 5% जो दोनों में से कम हो। प्रतिवर्ष दी जाने वाली कटौती योग्य राशि का 20% यानी 1/5 भाग की कटौती प्रतिवर्ष दी जाएगी। इस प्रकार 5 वर्षों में संपूर्ण राशि की कटौती दे दी जाएगी। कंपनी करदाता को विकल्प दिया गया है, इंपॉर्टेंट बात, कि वह योजना लागत का 5% अथवा कंपनी के व्यापार में लगी हुई पूंजी का 5% दोनों में से जिसे चाहे कटौती के लिए चुन सकती है। यहाँ पर स्पष्टीकरण है कि योजना की लागत से क्या आशय होगा, जिसमें पहला है कि व्यापार प्रारंभ होने से पूर्व किए गए व्यय की दशा में व्यापार प्रारंभ होने वाले गत वर्ष के अंतिम दिन पुस्तकों में दिखाई गई स्थायी संपत्तियां जैसे भूमि, भवन, पट्टेदारी के अधिकार, यंत्र, फर्नीचर, फिटिंग्स, रेलवे साइडिंग, भूमि, भवन के विकास के खर्चे, और दूसरा है व्यापार प्रारंभ होने के बाद किए गए व्यय की दशा में जो किसी उपक्रम के विकास के लिए अथवा नई इकाई की स्थापना के लिए किए गए हों। कंपनी के व्यापार में लगी पूंजी से आशय कि कंपनी का व्यापार प्रारंभ होने से पूर्व
किए गए व्यय की दशा में व्यापार प्रारंभ होने वाले गत वर्ष के अंतिम दिन निर्गमित अंश पूंजी, ऋण पत्र और दीर्घकालीन ऋणों का योग। कंपनी का व्यापार प्रारंभ होने के बाद किए गए व्यय की दशा में जो किसी उपक्रम के विकास के लिए अथवा नई इकाई की स्थापना के लिए किए गए हों, इन कार्यों के लिए प्राप्त की गई अतिरिक्त पूंजी जो अंशों, ऋण पत्रों, दीर्घकालीन ऋण के रूप में प्राप्त की गई हो और जिसे गत वर्ष के अंतिम दिन पुस्तकों में दिखाया गया हो। एक और पॉइंट है कि जिस व्यय के संबंध में कटौती इस धारा के स्वीकृत कर दी जाती है, स्पष्ट है वही पॉइंट है कि जब अगर कटौती यहाँ प्रदान की कर दी गई तो उसकी कटौती अन्य स्वीकृत नहीं की जाएगी। ये सभी जगह लागू होता है ये नियम कि कटौती की छूट एक ही जगह मिलती है, दो जगह कभी भी छूट नहीं मिलेगी। अगला पॉइंट है हमारा कि ये तो थी आपकी प्रारंभिक व्ययों की के संबंध में कटौती। दूसरा है एकीकरण, अमलगमेशन अथवा एविलियन डीमर्जर के व्ययों की कटौती, धारा 35(dd)। यदि एक भारतीय कंपनी करदाता 31 मार्च 1999 के पश्चात किसी उपक्रम के एकीकरण और एविलियन के उद्देश्यों के लिए कोई व्यय करती है तो ऐसे व्यय के संबंध में 5 समान वार्षिक किस्तों में कटौती स्वीकृत की जाएगी और ये कटौती उस गत वर्ष से प्रारंभ होगी जिसमें एकीकरण अथवा एविलियन संपन्न होता है। तो एकीकरण और एविलियन के व्ययों की कटौती 5 किस्तों में दी जाएगी। अगली कटौती व्यय जो है स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के तहत किए गए व्ययों के संबंध में कटौती, डिडक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड अंडर वॉलेंट्री रिटायरमेंट स्कीम, धारा 35(dd)। यदि कोई करदाता किसी कर्मचारी को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की किसी योजना के अनुसार उसके द्वारा स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने पर गत वर्ष में किसी राशि के भुगतान के रूप में अगर कोई व्यय करता है तो इस प्रकार भुगतान की गई राशि का 1/5 भाग उसी गत वर्ष में उसके व्यापार और लाभों की गणना करते समय घटा दिया जाएगा और शेष राशि अगले 4 वर्षों में समान किस्तों में घटा दी जाएगी। यानी यहां पर भी 5 किस्तों में छूट दी जाएगी और उसी गत वर्ष से प्रारंभ करते हुए जिस गत वर्ष में ऐसा व्यय किया गया वीआरएस के ऊपर, कंपनियों के कर्मचारियों के वीआरएस के ऊपर कंपनी द्वारा अगर कोई व्यय किया जाता है तो उसके संबंध में कटौती। यदि किसी कंपनी का एकीकरण और एविलियन हो जाता है और किसी फर्म या एकांकी व्यक्ति का व्यवसाय किसी कंपनी द्वारा ले लिया जाता है या निजी कंपनी या असूचित सार्वजनिक कंपनी का सीमित दायित्व वाली साझेदारी में परिवर्तन हो जाता है तो जिस वर्ष में कंपनी का एकीकरण और एविलियन हुआ या फर्म अथवा एकांकी व्यक्ति का व्यवसाय कंपनी द्वारा ले लिया गया है या सीमित दायित्व वाली साझेदारी का निर्माण हुआ है तो उस वर्ष से इस धारा के अंतर्गत कटौती बकाया किस्तों की व्यवसाय हस्तांतरित करने वाले व्यक्ति को नहीं मिलेगी बल्कि व्यवसाय लेने वाले व्यक्ति को मिलेगी। स्पष्ट है? यानी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के तहत अगर कोई भुगतान करदाता द्वारा किया जाता है और उसके बाद अगर कंपनी का एकीकरण, एविलियन या व्यवसाय का अगर एकांकी व्यवसाय को कंपनी द्वारा करना ले लेना या किसी कंपनी का साझेदारी में कन्वर्ट हो जाना तो जो व्यक्ति उस व्यवसाय को हस्तांतरित करता है उसको छूट नहीं मिलेगी बल्कि जो व्यक्ति उस व्यवसाय को लेता है, लेने वाले व्यक्ति को छूट मिलेगी। अगली कटौती धारा 35(e) के तहत कुछ खनिजों की खोज आदि पर किए गए व्ययों के संबंध में कटौती कि भारतीय कंपनी या किसी निवासी करदाता द्वारा जो किसी खनिज को खोजने, निकालने, उत्पादित करने से संबंधित कार्य में संलग्न हो पूर्णतया 7वीं अनुसूची के भाग ए और बी में उल्लिखित खनिजों की खोज पर अथवा उन खनिजों के संबंधित खानों के विकास पर किए गए व्यय के संबंध में कटौती प्रदान की जाती है। यह व्यय व्यापारिक उत्पादन प्रारंभ होने वाले गत वर्ष में अथवा उस गत वर्ष से तुरंत पूर्व के 4 वर्षों में किसी भी समय किया गया हो। यदि उक्त व्यय का कोई भाग प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से किसी अन्य व्यक्ति अथवा अधिकारी द्वारा वहन किया जाता है तो व्यय के उस भाग के संबंध में कटौती प्रदान नहीं की जाएगी। निम्न व्यय को कटौती योग व्यय में शामिल नहीं करते हैं कि उस भूमि को प्राप्त करने पर किया गया व्यय जिसमें खनिज पदार्थ का स्रोत है, ऐसे खनिज पदार्थों के भंडारों
को प्राप्त करने पर किए गए व्यय और किसी भवन, मशीन, प्लांट, फर्नीचर पर किए गए पूंजीगत व्यय जिस पर धारा 32 के अंतर्गत हास की कटौती स्वीकृत होती है। कटौती देने की विधि। कटौती योग्य राशि को 10 समान किस्तों में बांट दिया जाता है और प्रतिवर्ष एक किस्त की कटौती दी जाती है। प्रथम किस्त की कटौती उसी गत वर्ष में जिसमें व्यापारिक उत्पादन प्रारंभ होता है। शेष 9 किस्तों की कटौती अगले 9 वर्षों में दी जाती है। और यदि किसी वर्ष संबंधित खान की आय किस्त की राशि से कम हो तो ऐसी दशा में कटौती खान की आय के बराबर ही दी जाएगी और शेष राशि को आगे ले जाया जाएगा और अगली किस्त में जोड़ करके अगले वर्ष में कटौती दी जाएगी। इस प्रकार किसी भी वर्ष की अशोधित कटौती 10वें गत वर्ष की किस्त के साथ प्राप्त की जा सकती है। स्पष्ट आगे से आगे जा सकती है। 10वें वर्ष तक जिस राशि पर कटौती प्राप्त नहीं हो सकेगी उस राशि को 10वें वर्ष के बाद आगे नहीं ले जाया जा सकेगा और उसके संबंध में कटौती प्राप्त नहीं होगी। धारा 35D और 35E का परिणामी भारतीय कंपनी पर लागू होना जिस गत वर्ष में कंपनी का एविलियन होता है उस गत वर्ष में तथा बाद के वर्षों में धारा 35D और 35E की कटौती अविलियत कंपनी को नहीं मिलेगी और इन धाराओं के सभी प्रावधान परिणामी भारतीय कंपनी पर उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार अविलियन न होने की दशा में अविलियत कंपनी पर लागू होते। 35D और 35E में अंकेक्षण की व्यवस्था। कंपनी और सहकारी समितियों को छोड़कर अन्य करदाताओं को इन धाराओं के अंतर्गत कटौती दी जा सकती है जबकि करदाता ने जिस वर्ष व्यय किया हो उस वर्ष में हिसाब किताब का अंकेक्षण योग्य अंकेक्षक द्वारा करवा लिया गया। तो ये कटौती जो 35D और 35E के संबंध में खनिजों की खोज के संबंध में थी। अन्य कटौतियाँ, ये विशिष्ट कटौतियाँ जो थी ऊपर अपन ने पढ़ी है वो व्यापार और पैसे के लाभों की गणना के लिए धारा 36 के अंतर्गत और दी जा सकती है जिसमें स्टोर्स आदि का बीमा प्रीमियम, कर्मचारी के स्वास्थ्य का बीमा प्रीमियम, कर्मचारियों को बोनस और कमीशन, उधार ली गई पूंजी पर ब्याज, शून्य कूपन बॉन्ड के निर्गमन पर बट्टा के आनुपातिक आधार पर कटौती, प्रमाणित प्रोविडेंट फंड अनुमोदित सुपर एन्युएशन फंड में अंशदान, धारा 80CCD में संदर्भित नई पेंशन योजना में अंशदान, अनुमोदित ग्रेच्युटी फंड में अंशदान, कर्मचारियों के किसी फंड के लिए प्राप्त अंशदान की राशि को संबंधित फंड में कर्मचारी खाते में जमा कराना, पशुओं के संबंध में हानि, डूबत ऋण, बैंक से नकद आहरण करने पर देय कर की कटौती, कर्मचारियों के परिवार नियोजन को प्रोत्साहित करने पर किए गए व्यय की कटौती। यह व्यय केवल कंपनी करदाताओं के लिए ही स्वीकृत होता है। आयगत व्यय की संपूर्ण राशि और पूंजीगत व्यय की 1/5 राशि प्रत्येक वर्ष 5 वर्षों में स्वीकृत की जाएगी। प्रतिभूति लेन देन कर की कटौती, वस्तु लेन देन कर की कटौती, गन्ने के क्रय मूल्य की कटौती। तो ये कटौतियाँ जो थी ये सभी कटौतियाँ स्पष्टतया स्वीकृत व्ययों के अंतर्गत आती है और इनकी छूट दी जाती है। दूसरा है वाणिज्य के सामान्य सिद्धांतों के आधार पर स्वीकृत व्यय, धारा 37(1). ये सेकंड पॉइंट आता है हमारा कि धारा 37(1) का जो क्षेत्र है वो काफ़ी व्यापक है। व्यापार के दौरान ऐसे व्यय भी हो सकते हैं जो धारा 30 से 36 तक दिए गए खर्चों यानी जिसमें स्पष्टतया स्वीकृत व्ययों के अंतर्गत नहीं आते हैं। यदि ऐसे खर्चे पूंजीगत प्रकृति के नहीं है और करदाता के व्यक्तिगत व्यय नहीं है तो वह पूर्णतः केवल व्यापार पेशे के लिए ही गत वर्ष में किए गए हों तो ऐसे व्यय इस धारा के अंतर्गत स्वीकृत किए जाते हैं। कुछ विशिष्ट व्ययों की धारा 37(1) के तहत कटौती, जिसमें अन्य निम्नलिखित व्यय जो हैं अन्य सामान्य व्ययों की तरह ही धारा 37(1) के तहत कटौती योग्य होंगे बशर्ते धारा 37 में इस एक आशय के लिए दी गई शर्तों की पूर्ति हो जाए, जिसमें मनोरंजन व्यय, विज्ञापन पर किए गए व्यय, अवकाश गृह के रूप में किए गए अतिथि गृहों के व्यय और यात्रा पर किए गए व्यय।
इसमें एक स्पष्टीकरण है, धारा 37(2)(b) के अनुसार यदि कोई करदाता किसी राजनीतिक दल द्वारा प्रकाशित की जाने वाली ब्रोशर, सोवनियर, पंपलेट आदि में विज्ञापन देने पर कोई राशि व्यय करता है तो ऐसे व्ययों के संबंध में कोई कटौती प्रदान नहीं की जाएगी। तो ये जो खर्चे थे कि एक तो स्पष्टतया स्वीकृत व्यय, जिसमें हमने करीब 16 प्रकार के जो है खर्चे देखे हमने जिनकी कटौतियाँ मिलती हैं, और दूसरा है कि वाणिज्य के सामान्य सिद्धांतों के आधार पर स्वीकृत व्यय धारा 37(1) के तहत जो व्यय है, इन व्ययों को हम व्यवसाय के लाभों की गणना करते समय माइनस करेंगे, घटाएंगे, और इन्हें हमें ध्यान रखना है, याद रखना है, ताकि एक कंपनी करदाता को ये व्यय माइनस किए जा सकें। धन्यवाद।